हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम थोड़ा जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में कि क्या चीज़ होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो उन सब के बारे में थोड़ा जान लेंगे। अब देखिए, आप सब ने बचपन में एक संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, जिसके बीच में 0 होता है, राइट साइड 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ता है इनफाइनाइट तक, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ता है नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ये चीज़ सबको पता है। तो देखो, वास्तविक संख्या हम किसे बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिसे हम इस संख्या रेखा में दर्शा पाएं उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इस संख्या रेखा में हम क्या क्या को दिखा सकते हैं? हम 1 को दिखा सकते हैं, 2 को दिखा सकते हैं, -2 को दिखा सकते हैं, -3 को दिखा सकते हैं, √2 को दिखा सकते हैं, √3 को, या 3/5 को, -6/7 को, 8/9 को, या फिर 1.7 को, या 1.77 को, या कोई नंबर ले लो, पाई ले लो। इन सारे नंबर्स को हम क्या करते हैं? इस संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। या फिर वास्तविक संख्या को आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने वास्तविक दुनिया में करते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इन सारे संख्याओं का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? अपने वास्तविक दुनिया में करते हैं। तो ये सारे वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत भी बहुत सारी संख्याएं आती, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। चलिए, पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं या बोलो नेचुरल नंबर। ओके, तो प्राकृतिक संख्या हम किसे बोलेंगे? गणन करने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गणन करने वाली संख्या यानी गिनती किया जाने वाला संख्या। गिनती हम किससे शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती बढ़ता है। तो प्राकृतिक संख्या हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ओके, आप इसे जरा नंबर लाइन के थ्रू समझो, संख्या रेखा के थ्रू। यहां बीच में 0 होता है, तो यहां से 0 के दाहिने तरफ जितना भी नंबर होता है ना, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक, तो 1 से लेके ये सारे नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ओके, चलिए अब जानते हैं दूसरा पूर्ण संख्या के बारे में। यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या हम किसे बोलेंगे? अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तो वही प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है? 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक। इसी में हमें शामिल करना है 0 को, तो अभी ये वाला बन गया पूर्ण संख्या। यानी देखो, संख्या रेखा में देखो, पहले 1 से इधर था प्राकृतिक संख्या, अब हमने 0 को शामिल कर लिया, तो अब ये बन गया पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक यानी इंटीजर्स।
तो पूर्णांक किसे बोलेंगे हम? ऐसी संख्याएं जो पूर्ण होती है। नाम में ही पता चल रहा है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। तो ऐसी संख्याएं जो कि पूर्ण होती है, यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो सारे कहलाते हैं पूर्णांक। इसे आप इस तरह से भी समझो, संख्या रेखा में आप देखो, यहां बीच में 0, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 1 से लेके इधर यहां से यहां तक था प्राकृतिक संख्या, 0 मिलाए तो बन गया पूर्ण संख्या। अब ये जो -1, -2, -3 है, अगर इन सारे नंबर्स को भी मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्णांक में माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर और 0 तीनों आता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -1, -2, -3 या 0 या 1 या 2 या 3, इस तरह से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लो, वो सारे पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या। यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी उस संख्या को हम p बट्टा q के रूप में लिखेंगे और q जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1, 2, -3/4, -5/6 या 7/8, या फिर ले लो √16, √4 या 1.5, 5.66। ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सबको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, चलिए √16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर। तो ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। देखो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक उसका उल्टा है, इसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा संख्या आएगा, देखो जितना भी करनी होता है ना, हमारा करनी करनी यानी कि ऐसी संख्या जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो सारे आते हैं अपरिमेय संख्या में। यानी क्या आता है, करनी, जो भी हमारा करनी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, √7, √8, ये सारे इस तरह से जितने भी हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अब 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। 3 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये सारे करनी है और ये सारे आते हैं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। ठीक है, अपरिमेय अंतर्गत एक और आता है, ये होता है गणितीय प्रतीक। जितना भी प्रतीक सबका हम इस्तेमाल करते हैं ना गणित में, उसको भी बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, या बोलो स्मॉल जी, या कैपिटल जी, या एक्सपोनेंशियल, ये सारा जो ये क्या है, प्रतीक है। इन सब का अपना अपना वैल्यू है, तो इन सारे प्रतीक को भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए तो जिन जिन नंबर के बारे में हमें जानना चाहिए था उन सब के बारे में हमने जान लिया है।
अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो देखिए प्रश्नावली 1.1। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का बात किया ना यहाँ पे, तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में कि क्या होता है। देखो, यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया। उस एल्गोरिदम का नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जहां शेषफल जो है, शेषफल हमारा या तो 0 होगा, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो ये एल्गोरिदम को बनाया यूक्लिड जी ने, और इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब देखो, अगर हम भाज्य को a से डिनोट करें, भाजक को b से डिनोट करें, भागफल को q से, और रिमाइंडर को या शेषफल को r से, तो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको लिख सकते हैं जहां पर r या तो इक्वल होगा 0 के या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ओके, तो ये हमें पता चल गया, शॉर्ट में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। आपने बचपन में डिवाइड करने सीखा है। जैसे अगर हम 6 को डिवाइड करें 2 से, क्या कीजिएगा, 2 3 जा 6 कर दीजिएगा, नीचे में बच जाएगा 0। तो अब देखो, जिस नंबर को यहाँ भाग दिया जा रहा है ना, जो बीच में है, उसे हम बोलते हैं भाजक या फिर a। ठीक है, जिस नंबर से हम लोग भाग दे रहे हैं उस नंबर को बोलते हैं भाजक या फिर बोलो b। ओके, जितने बार में भाग गया यानी 3 बार में भाग गया, तो इसे हम बोलते हैं भागफल या फिर बोलो q। और नीचे में जो हमारा बचता है उसे हम बोलते हैं शेषफल या फिर बोलो r। ओके, तो भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया है, 135 और किसका 225 का निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें डिवाइड देना है छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को, यानी 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। कितने बारी में जाएगा, देखो 135 इक्का 135, 5 में 5 0, 12 में 3 9। अब देखो ये जो नंबर है इससे छोटा हो गया ना शेषफल, तो और तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 90 से इसे भाग देंगे 135 को। कितना बार में जाएगा, 90 इक्का 90, 5 में 0 5, 13 में 9, 6, 13 में 9 हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 45 से भाग देंगे 90 को। कितने बारी, 45 दूना 90, बच गया 0। अब देखो इतना सारा नंबर में हमारा एचसीएफ क्या है, हम कैसे जानेंगे। जिस नंबर से हमने भाग दिया और शेषफल हमारा 0 आया उसी को बोलते हैं एचसीएफ। किससे भाग दिए, 45 से भाग दिए, तब हमारा शेषफल 0 आया, तो 45 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ओके, चलिए अब इससे काम नहीं चलने वाला है,
इसी को हमें सजा के लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। तो चलिए यूक्लिड्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेर या बोलो जहां r जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर b से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें रखिए a मैंने क्या बताया था, जिसे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि 225। तो a हो गया 225, b क्या होगा जिससे भाग दे रहे हैं, यानी 135। q क्या होगा जितना बार में भाग गया, यानी 1, प्लस r क्या होगा जो हमारा नीचे बचेगा, यानी कि 90। ठीक है, तो ये तो काम किया हमने, एक बार जो डिवाइड दिया था यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां नया डिवाइड चालू हुआ है ना, 90 135 को भाग दिए। तो हमें क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में देखो ये क्या है 135 है, तो एक जगह लिखो 135। किससे भाग दे रहे हैं, 90 से। कितने बार में भाग गया, एक बार में। रिमाइंडर क्या बचा हमारा 45। ठीक है, फिर अब इस तीसरे वाले भाग को लिखो, बीच में क्या है 90, तो आ गया यहां पर। भाग किससे दे रहे हैं, 45 से। कितने बार में गया, 2 बार में गया। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। ये इस चीज को हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में सजा दिया। अब लास्ट में एक लाइन लिखना है, अतः 135 और 225 का HCF कितना है, जिससे अब भाग दिया हमारा 0 आया, यानी 45 है। ओके, यही हो जाएगा आंसर। चलिए, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो इसी तरीके से करना। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में क्या दिया है, 196 और 38220 ये दे रखा है। चलो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को, यानी 38220 को भाग दे दो 196 से। देखो 382 कितने बार में जाएगा, 2 1 तो 18 तो 1 2 और 1 3, ये जाएगा एक बार में, तो आ गया 196। 12 में 6 6, 17 में 9 8, 2 में 1 1 और ये 2 उतर गया। ठीक है, अब कितने बार भाग जाएगा, अब जाएगा 9 बार। 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 और 8 हो गया 17। 12 में 4 8, 15 में 6 9, 17 कैंसिल। अब ये 0 को नीचे ले आओ, अब कितने बार जाएगा, अब जाएगा 5 बार। चलो 5 छक 30, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9, तो आ गया रिमाइंडर 0। सजा दो इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। इसमें सजाना है, a क्या है हमारा 38220, b क्या है जिससे भाग देंगे, यानी 196। q क्या है जितने बार में भाग गया, यानी 195।
प्लस शेषफल हमारा 0। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या होगा, हमने इससे भाग दिया तो हमारा 0 आया है, तो HCF हो जाएगा 196। अतः 196 और 3822 का HCF 196 है। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आ जाइए तीसरे पे। तीसरा में हमें दिया है 867 और 255। ठीक है, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को भाग देंगे, यानी 255 से भाग देंगे किसको, 867 को। कितने बारी में जाएगा, देखो 3 बारी में जाएगा। सही, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7। हाँ, 3 बारी में चला जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। 7 में 5 2, 6 में 6 0, 8 में 7 1। अब देखो 102 से हमें भाग देना होगा 255 को। कितने बारी, 2 बारी। 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एका 2। 5 में 4 1, 5 में 0 5, 2 2 कैंसिल। अब इस 51 से भाग देंगे 102 को। कितने बारी, 2 बारी। 2 एका 2, 2 पचे 10, ये आ गया 0। अब देखो किससे डिवाइड किया और हमारा शेषफल 0 आया, 51 से। तो HCF तो हमारा 51 आ गया। इसे अरेंज करो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बताओ क्या होता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। चलो अब इसे सजाना है हमें। a के जगह क्या लिखेंगे, 867 जिसे हम भाग दे रहे हैं। b के जगह 255, q के जगह 3 प्लस r के जगह 102। वैसे ही दूसरे वाले भाग में देखो b क्या है, 255 है। 255 को भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 102 से भाग दे रहे हैं। कितने बारी गया, 2 बारी गया। शेषफल क्या बच गया, 51 बच गया। तीसरे वाली में देखो 102 को भाग दे रहे हैं, कितने से, 51 से। कितने बारी गया, 2 बारी। शेषफल बच गया 0। लास्ट में लिखना है आता 867 और किसका, 255 का HCF कितना है, 51 है। ओके, ये हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हम लोग को बोल रहा है कि दर्शाओ, ये बताओ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और यहाँ पर q एक पूर्णांक है। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो देखो हमें दर्शाना क्या है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के होता है, ऐसा हमें दर्शाना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमें पता है क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर b के जगह 6 लिखा हुआ है, q के जगह q, r के जगह 3। उसी तरह यहाँ देखो b के जगह 6, q के जगह q, r के जगह 5।
यहाँ पर भी b की जगह 6 है, q की जगह q है और r की जगह 1 है। ठीक है, यहाँ पर हमें a तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोला गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है वो हमारा a है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब देखो b को क्या मानेंगे। b की जगह हमारा क्या 6 है, यहां भी 6 है और यहां भी 6, और तो b को हमने मान लिया 6। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब देखो इतना करने के बाद हम सीधा सीधा यूक्लिड डिवीजन लगा देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r जो है हमारा वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर b से छोटा होगा। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। b का वैल्यू हमने क्या माना है, 6 माना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने b का वैल्यू 6 माना है तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कुछ भी होगा, 6 से बड़ा या फिर 6 तो नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन बोला है r जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन b से छोटा, यानी 6 से छोटा होगा या 6 तो होगा ही नहीं। तब क्या क्या होगा, r 0 हो सकता है, r 1 भी हो सकता है, r 2 भी हो सकता है। तो हम लिख लेंगे यहां संभावित शेषफल, संभावित शेषफल। देखो संभावित शेषफल क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 b का वैल्यू है और 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो संभावित शेषफल निकला ना, इसे हम रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, यानी कि इसमें। तो जब हमने रखा संभावित शेषफल 0, तब a का वैल्यू क्या आ गया, a बराबर b तो है 6, तो यहाँ लिख दो 6, q प्लस r की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो a का वैल्यू आ गया 6q। ओके, ये बात सबको समझ में आ रही है। अब देखो q के बारे में क्या बोला है, q एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है मतलब क्या हो गया, या तो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। a हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हमने माना है। देखो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये जो भी नंबर है पॉजिटिव वाला ही होगा। पॉजिटिव वाला होगा तो q का वैल्यू हम नेगेटिव में तो नहीं ले सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। तो देखो q का वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगा, तो मान लेते हैं q 1 है। ठीक है, हमने क्या माना कि q का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 1 का 6 आ जाएगा। अगर q का वैल्यू हमने 2 मान लिया, तब क्या होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा a का वैल्यू। अगर हमने 3 मान लिया, तब क्या होगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। अब इन नंबर को आप लोग ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ये एक सम संख्या है ना। सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से भाग हो जाएगा, 6 भाग हो जाएगा 2 से, यानी सम संख्या। 12 भी सम संख्या है और 18 भी सम संख्या है। यानी हमें क्या पता चला कि q का वैल्यू हम कुछ भी रख दे, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट नंबर तक कुछ भी रख दे, हमारा लास्ट में जो नंबर आएगा ना वो सम संख्या आएगा। ये बात हमें क्लियर हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये तो एक सम संख्या ही आने वाला है, तो ये एक सम संख्या हो गया भाई। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू को 1 रख के देखेंगे, तब क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह रख दिए 1। अब देखो
ये जो 6q है ये तो एक सम संख्या है, ये हमने देखा था। मान लो 6q का वैल्यू कुछ भी आया हो, कुछ भी, मान लेते हैं कि 4 आया, क्योंकि सम संख्या ही लेना है हमें, सम संख्या 4 एक सम संख्या है। तो मान लो कि 6q का वैल्यू 4 है या 6 है या 8 है या 10 है, आप जो चाहो मान सकते हो। तो मैंने माना 4 है। अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 एक विषम संख्या हो जाएगा भाई। तो आपने बोला नहीं सर 4 हम नहीं लेंगे, 4 मजा नहीं आया, तो हमने क्या किया, ठीक है, मैंने बोला भाई 6 लेके देख लो। 6 में आप 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 7, ये भी विषम संख्या है। आप बोलो नहीं सर 6 में भी मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला ठीक है भैया 10 ले लो। अब 10 में 1 जोड़ दो, 11, ये भी एक विषम संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ना हमारा, ये एक सम संख्या है, उसमें अगर हम एक विषम संख्या यानी 1 को जोड़ते हैं तो हमारा पूरा नंबर एक विषम संख्या होगा। ये बात समझ जाओ। अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन में खेल जाओगे आप लोग, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बस इसी बात को ध्यान देना है कि आप जो जोड़ रहे हो ना वो एक सम संख्या जोड़ रहे हो या फिर विषम संख्या जोड़ रहे हो। तो चलो इसे ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए, अब r का वैल्यू हम क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे। तब क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 6q प्लस 2। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सम संख्या को जोड़ रहे हैं सम संख्या में, इसका मतलब ये पूरा संख्या एक सम संख्या होगा। ठीक है, फिर हमने r का वैल्यू रख लिया 3, तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 आ जाएगा। हम ऐड क्या कर रहे हैं, एक विषम संख्या को ऐड कर रहे हैं, तो पूरा संख्या विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो हमने r का वैल्यू रख दिया 4, तब क्या होगा a का वैल्यू, ये हो जाएगा 6q प्लस 4। अब 4 एक सम संख्या हम जोड़ रहे हैं तो ये पूरा संख्या सम संख्या हो जाएगा। इसी तरह r का वैल्यू हमने 5 भी रख दिया, तब क्या होगा a का वैल्यू हो जाएगा 6q प्लस 5। 5 एक विषम संख्या है तो पूरा संख्या एक विषम संख्या हो जाएगा। ओके, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग ध्यान से देखो, विषम संख्याओं को हमें प्रूव क्या करना था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये प्रूव करना था। विषम संख्याओं को देखो 6q प्लस 1, ये है एक प्रूव हो गया भैया। दूसरा देखो 6q प्लस 3, दूसरा प्रूव हो गया। तीसरा देखो 6q प्लस 5, तीसरा भी प्रूव हो गया। तो बस क्वेश्चन प्रूव हो गया। लास्ट में हमें बस एक लाइन लिखना होता है, वो लाइन आपको मिलेगा क्वेश्चन में, अतः कोई भी, अतः किसी लोग को, किसी ठीक चलेगा, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है भाई, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ओके, ये बात सबको समझ में आ रही है, यही हो गया हमारा प्रूव। तो देखो ये जो लाइन है ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको उसे सेम टू सेम छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास करने में मजा आया होगा। अगर मजा आया, वीडियो समझ में आया, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट रह गया हो नीचे कमेंट में कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। फिर मिलेंगे हम कल नए वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।